8 ओके रात 8 बजे तक कर देते हैं। और बताओ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये वो जो आपको अपलोड किए जाते हैं नोट्स से काला सही है या ये लाल पीला नीला चलेगा? लाल पीला नीला। अच्छा बैक पे आप क्या पसंद करेंगे? ये वाला टेक्सचर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा इमेज कौन सा पसंद करेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा ये कलर कौन सा पसंद करेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा वापस आ जाते हैं जिथे दी। ये वाला सही है बस चलने दें। प्रिंट आउट ऐसे नहीं मिलेगा आपको, प्रिंट आउट आपको सादा ही मिलेगा। ये मैं अपलोड करने की बात कर रहा हूं। अच्छा मोहतरम, ये सफ़े हैं 3, देख लीजिएगा। एक सफ़ा आपको मिलेगा IS 41 का, जिसमें होगा स्कोप पैरा, बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन, हार्वेस्ट की डेफिनेशन। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आपको याद है 3 चीजें होती थी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बियर प्लांट, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी अकाउंटिंग क्या है, और कौन कौन सी चीजें बियर प्लांट नहीं है। ये पैरा नंबर लिखना था, नहीं लिखा होगा, वो मैं देख के लिख दूंगा। और रिकॉग्निशन बायोलॉजिकल एसेट की और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। और बायोलॉजिकल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट होती है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट फेयर वैल्यू माइनस और इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट IS 2। अच्छा ये सफ़े बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो आपके MCQs हैं सारे इसमें कवर हो जाएं। तो जब आप MCQs खोलेंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन IS 41 में कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी थे, जैसे फेयर वैल्यू बायोलॉजिकल एसेट की, उसके बारे में कुछ बातें की थी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू हमने कहा था हमेशा अवेलेबल होती है, कोई अफ्रीकन काउ टाइप चीज़ नहीं है। कॉस्ट टू सेल में एक्सक्लूजन है, कुछ फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स एडवर्टाइजमेंट, और कुछ इंक्लूड करनी है चीज़ें। और इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट है। ये जरा याद रखिएगा, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स पे IS 41 लगता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ग्रांट जो बियर प्लांट की हैं और एसेट्स कॉस्ट वालों की हैं उस पे IS, ये बड़ा MCQs में टेस्ट होता है। फिर आगे ग्रांट कंडीशनल भी है और अनकंडीशनल भी है, और ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स है, फिर उसमें आगे चीज़ें लिखी हुई हैं, और बायोलॉजिकल एसेट अटैच टू लैंड। इसके बाद ये डिस्क्लोजर्स हैं IS 41 के। अच्छा इसके बाद IS 21 पे हम रोशनी डालेंगे। IS 21 इसमें करेंसीज हैं 3। एक है फंक्शनल करेंसी, इसकी डेफिनेशन है प्राइमरी इंडिकेटर है, और फिर एक है प्रेजेंटेशन करेंसी। ये जो 3 बातें लिखी हैं प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में, इसमें से 3-4 MCQ आए हुए हैं। ये प्रेजेंटेशन करेंसी वो होती है जिसमें आप प्रेजेंट करें एक एंटिटी की, एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है, और इट मे और मे नॉट बी सेम एज। सिर्फ इतनी सी बात में से 2 MCQ आए हुए हैं, और ये सारे MCQs अगर आप एक नजर में रख के सफ़े को सामने रख के चलेंगे तो आसान होगा। उसके बाद आइटम्स 2 हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, उनकी डेफिनेशन है और आगे उनकी एग्जांपल्स हैं। और फिर रिकॉग्निशन, मॉनेटरी आइटम्स को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है डेटर क्रेडिटर, और सब्सिक्वेंटली रीट्रांसलेटेड एट द रेट रूलिंग एट एक्सचेंज गेन लॉस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लें टेस्ट से पहले, वरना वैसे भी आपको पता ही है, ये जो नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं ना, PP, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनटेंजिबल, इनिशियली इनको रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अगर इनको कॉस्ट पे रखा जाए तो मलंगों को छेड़ा नहीं जाता, PP को, बाकी चीजों को छेड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली इनको फेयर वैल्यू पे रखा जाए किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक, फिर रीट्रांसलेट एट एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू इज। और भाईजान ये वाला जो एक्सचेंज गेन लॉस है ना, ये जरूरी नहीं P&L में जाए। एंड एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन सेम लोकेशन एज रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन गेन OCI में जा रहा है तो ये भी, अगर रीवैल्यूएशन गेन लॉस P&L में जा रहा है तो ये भी। मेरे ख्याल से IS 16 और 38 में गेन लॉस कभी OCI में जाता है और कभी, लेकिन IS 40 में हमेशा। तो ये कोई ऐसी खतरनाक बातें नहीं है, ये स्टैंडर्ड आपको आते हैं। पहली दफा सरप्लस आए OCI में, पहली दफा लॉस आए P&L में, P&L में इसी तरह होता था ना। और अगर पहले से सरप्लस पड़ा और लॉस आए, वो सारी बातें थी। IS 40 में गेन लॉस हमेशा। बाकी IFRS 9 तो बहुत खुला है और ओपन है, कुछ चीजों को वो ले जाता है, बोले P&L में, और कुछ को OCI। ठीक है, तो ये जरा बात इंपॉर्टेंट है और गौर से समझिएगा। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है और वो कॉस्ट मॉडल पे पड़ा हुआ है ईयर एंड पर, तो मुझे उसको लेटेस्ट रेट पे लाने की जरूरत। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल है
और वो सब्सिक्वेंटली मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, तो फिर इसका गेन लॉस भी डिपेंड करेगा आईएस 16 कहां लेके जाता है। जहां आईएस 16 इसका गेन लॉस लेके जाता है, वहीं पर आईएस 21 वाला गेन लॉस जाएगा। तो एक लफ्ज मैं बोलने लगा हूं, एमसीक्यूज मैंने अक्सर देखे हैं, कल सारे पढ़ के देखे हैं एक दो दोबारा। उनमें उसने लफ्ज ये लिखा होता है शुरू करते हुए, नॉन मॉनेटरी आइटम्स केप्ट एट फेयर वैल्यू आर, तो फिर यस नो करना होता है। तो ये सफा सामने रखना है आपने, फिर नॉन मॉनेटरी आइटम्स केप्ट एट कॉस्ट आर, और फिर वो लिखा होता है उसने, ठीक है। तो अब मुझे बता दें, डेटर क्रेडिटर का गेन लॉस, लोन रिसीवेबल पेएबल का गेन लॉस, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल का गेन लॉस हमेशा कहां जाने, P&L। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर कॉस्ट पे पड़े हुए, इंटेंजिबल्स अगर कॉस्ट पे पड़े हुए हैं, तो ट्रांसलेशन ही नहीं करनी, गेन लॉस तो दूर की बात ईयर एंड पे। और अगर इनको ईयर एंड पे गेन लॉस रिकॉर्ड करना है, तो जहां इतने इनके स्टैंडर्ड्स वाला गेन लॉस जाएगा, वहीं पर एक्सचेंज वाला भी गेन लॉस आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां की। और इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को किस रेट पे रिकॉर्ड करना होता है, एवरेज रेट के ऊपर। अगर आप इस सफे को सामने रखेंगे तो एक ऐसा भी एमसीक्यू आपको नहीं मिलेगा जो आपका सॉल्व ना हो सके। तो सारे एमसीक्यूज मैंने पढ़ के बता रहा हूं, हो सकता है आईकैप के पास पता नहीं कौन सा है, लेकिन वो सारी बात है यार, रेंज तो ये चल रही होती है ना, टॉपिक भी यही है, और क्या करना है। नेक्स्ट दो बातें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। आईएस 21 की रोशनी में मॉनेटरी में डालने हैं या नॉन मॉनेटरी में। अब आप हजरात ये जरा सुन लें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज लाइक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन ये, इसको आपने नॉन मनी कहना है। बट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज लोन रिसीवेबल। शेयर्स रिसीवेबल नहीं होते, शेयर्स वाला वापस नहीं आना होता, बट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज, ये दोनों बातें आईएस 21 में मैंने आपको छुड़वाई हुई हैं, लेकिन ये सफे अभी मैं आपको बांट रहा हूं, फिलहाल इसी सफे पे देख लें। आप बता दें जी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की डिस्कशन, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी की एग्जांपल्स ढूंढे, कहीं मिल रही है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इट इज लाइक लोन रिसीवेबल, इट इज लाइक लोन रिसीवेबल। और नॉन मॉनेटरी की एग्जांपल्स में ढूंढे, पीपी, इंटेंजिबल, आरओयू, बायोलॉजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो बता दें जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कहां जानी है, नॉन मॉनेटरी में, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर मॉनेटरी में। दैट इज लाइक लोन रिसीवेबल। वापस आ जाए IFRS 9 में, जिथे दी डंकी। पहले तो आप थोड़ी देर के लिए जरा मुराकबे में चले जाए ना, और मुझे बताएं, आज आखिरी कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड का पढ़ना है, वो इंशाल्लाह उस पर 20-25 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन है, फिर मैं होऊंगा, तुम होंगे और रिवीजन होगी। हम किसी चौथे को बीच में नहीं आने देंगे, मैं, आप और रिवीजन, फिर साथ वाले को भी लिफ्ट नहीं करानी। कल से इंशाल्लाह वॉल्यूम 2। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस बंदे के पास पैसे हैं वो शेयर भी खरीद सकता है, डिवेंचर भी खरीद सकता है। लफ्ज क्या आया करेगा पेपर में, इन्वेस्टेड मनी फॉर परचेज ऑफ डिवेंचर। और जिस बंदे को पैसे चाहिए वो परचेज का लफ्ज नहीं आएगा भाई, अब बड़े हो गए हैं, लफ्ज याद रखें, वो इशू करेगा। वो इशू कर सकता है शेयर्स भी, और इशू कर सकता है डिवेंचर भी। शेयर भी इशू कर सकता है, और बोलें डिवेंचर भी इशू कर सकता है। होंडा वांट टू इन्वेस्ट मनी, यानी होंडा परचेज्ड शेयर्स। तो ऐसी सूरत में हमने एंट्रीज पहले दिन पढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अगर आपने शेयर थोड़े अरसे के लिए अपने, भाईजान पूरी रिवीजन हो रही है, इधर देखें मोबाइल वाले भाई, अगर आपने शेयर थोड़े अरसे के लिए खरीदे हुए हैं तो गेन लॉस ईयर एंड वाला P&L में ले जाएं। अगर आपने ज्यादा अरसे के लिए शेयर खरीदे हुए हैं, अगर आप चाहें तो गेन लॉस ईयर एंड वाला P&L में ले जाएं, लेकिन अगर आप इररिवोकेबली वादा करते हैं कि लंबे अरसे वाले शेयर्स को मैं इस मॉडल में रखना चाहता हूं, तो फिर ईयर एंड वाला गेन लॉस OCI में ले जाएं। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जब इधर आ गए तो इधर से वापस नहीं जा सकते। इस मॉडल में ईयर एंड गेन लॉस P&L में जाएगा, इस मॉडल में ईयर एंड गेन लॉस OCI में जाएगा। पेज निकाल के रखा हुआ है आप लोगों ने, कौन सा पेज है, 625। अच्छा, ये तो बात होगी ईयर एंड गेन लॉस की, बजाय कि वो बड़े बड़े लंबे लंबे डब्बे आप याद करें, मैं चाह रहा हूं इधर ही जरा चीजें कवर हो जाएं। मुझे कोई एक चीज बताएं आप, कोई ऐसी चीज भी है जो दोनों सूरतों में P&L में जाएगी क्या, डिविडेंड इनकम। चाहे ये मॉडल हो FETPL, चाहे FET OCI हो, शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलते हैं या डिविडेंड,
जो डिविडेंड मिलेगा वो कहां चला जाएगा? पी एंड एल में। आज एक बहुत बड़ी बात लिखवाने लगा हूं, डिविडेंड इनकम भी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है शेयर्स की। डिविडेंड इनकम किस पे रिकॉर्ड होता है? फेस वैल्यू पे, परचेज प्राइस पे या फेस वैल्यू पे? सादा सी बात है, आपको पता है 10 रुपए का शेयर होता है पाकिस्तान में, उसी पे डिविडेंड मिलता है। तो ये आज बहुत बड़ी बात लिख लें, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, यहां डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे कूपन रेट नहीं होता, तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। FETPL मॉडल, FETOCA मॉडल, कोई भी मॉडल हो। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप बड़े हो गए हैं, आप मुझे FETPL शेयर्स वाले मॉडल का P&L बनवाएं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हिम्मत, डिविडेंड इनकम, हिम्मत, फेयर वैल्यू गेन और लॉस। याद आ गया सब कुछ? इसकी बैलेंस शीट बनवाएं। इन्वेस्टमेंट्स का कैरी डाउन बैलेंस, डन 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 डन। इधर आ जाएं, P&L और OCI। P&L में डिविडेंड इनकम और OCI में रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। और बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना बोले खुदा के लिए। और बैलेंस शीट में दो चीजें जानी है, इन्वेस्टमेंट का कैरी डाउन बैलेंस और एज ऑन OCI का बैलेंस, वो जो एज ऑन साथ साथ निकाल रहे होते थे। ये दोनों मॉडल क्लियर हो गए? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। अगली ऑप्शन हमारे पास क्या है? अगर पैसे हैं हमारे पास, हम इन्वेस्टमेंट्स किस में कर दें? डिबेंचर्स के अंदर। अगली ऑप्शन है हम डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब अगर आपने होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो अमोर्टाइज कॉस्ट, होल्ड और मे सेल, और अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। लेकिन होल्ड टिल मैच्योरिटी और इन दोनों को भी इधर रखा जा सकता है अगर इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त वादा करें कि मैं ये वाला मॉडल पसंद करता हूं। अच्छा, अब आगे बहस की जरूरत नहीं। अमोर्टाइज कॉस्ट में आपको पता है डेट, इफेक्टिव, कूपन और बैलेंस का कॉलम आता था। इसमें 3 कॉलम आगे ऐड हो जाते थे और इसमें टी काउंट बनता था। इसमें क्या बनता था? टी काउंट बनता था। याद आ रहा है? थोड़ा। अच्छा, अगली बात, इसका P&L सोचें अमोर्टाइज कॉस्ट वाले का। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है, बस। इसमें सिर्फ क्या आती थी? इंटरेस्ट इनकम। वो पूरे डब्बे में आपको रिवाइज करा रहा हूं। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन, बस और कुछ भी नहीं। आगे चलें, अगला मॉडल FET। इसमें वही इफेक्टिव रेट वाली इंटरेस्ट इनकम आएगी P&L में, वही। और OCI में गेन और लॉस आएगा। इस वजह से बैलेंस शीट में भी 2 चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू ना कैरी डाउन टी काउंट का, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी, और गेन एज ऑन वाला कॉलम। और इस मॉडल के अंदर टी काउंट बनेगा, टी काउंट बन के ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में जाएगी, गेन लॉस डिविडेंड, गेन लॉस P&L में जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव ऑन कूपन रेट एट फेस वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन P&L एज एन इंटरेस्ट इनकम। इन दोनों पर इफेक्टिव रेट वाला था और इन दोनों पर इस तरह। ये सफा खोल के कितने लोगों ने ये रिवीजन की थी घर में, जिस तरह मैंने अभी कराई है? क्या बोल रहे हो? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं इस तरह वैसे हमें सोच के कर लेनी चाहिए थी, इस तरह हमें सोच के कर लेनी चाहिए थी। उधर हाइब्रिड में हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे, दोनों सूरतों में हाथ नहीं खड़ा किया, ना किया ना कर लेनी चाहिए थी। आप जरा हाथ खड़ा कर दें बरकत के लिए, मैं देख रहा हूं सबको, बरकत के लिए हाथ खड़ा कर दें। शुक्रिया। मेरा तो ख्याल बरकत के लिए नहीं, सही से हाथ खड़ा करना चाहिए। अच्छा, आगे चलें। अच्छा जी, अब अगर एक बंदा लोन दे रहा है तो दूसरा बंदा लोन ले रहा है, लोन लेने वाला क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्रेडिट। और P&L में कल हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डाला था इफेक्टिव रेट वाला, और सिर्फ P&L के अंदर जो है ये चीज गई थी। बैलेंस शीट में हमने वो जो वर्किंग कर रहे थे, डेट, इफेक्टिव, कूपन, बैलेंस वाला कॉलम शो कर दिया था बैलेंस शीट में। डन। तो दीज ऑल मॉडल्स आर वेरी सिंपल। एक बात सीखी थी पिछली क्लास में, पूरी क्लास में, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर अमोर्टाइज कॉस्ट। अब मोहतरम हमारा आज आखिरी मॉडल है एंड दैट इज कॉल्ड एज FETPL। तो ये करके ये स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है। हमारा लास्ट मॉडल इज FETPL। तो फीलिंग रिलैक्स, जरा हाथ खड़े कर दें, इस तरह ही थोड़ा नजर मार लेंगे, आपको इंशाल्लाह बड़ा रिलैक्स फील करेंगे।
अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि फाइनेंशियल लायबिलिटी, लोन, बताएं जी भाईजान, लोन बिकता है? मेरा आपसे ये सवाल है, लोन उधार, उधार बिकता है? उधार, उधार ट्रांसफर हो सकता है? उधार, मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैं सर आसिफ को कहता हूं कि सर आसिफ मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं बता रहा आपको मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूं या ऊपर जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, मैंने सर आसिफ कहा मैं जा रहा हूं, तो मैं आपको अपना घर भी बेचता हूं, व्हाट इज दिस? एसेट, व्हाट इज दिस? और कुछ बिजली के बिल देने वाले रहते हैं, वो भी मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, आप ही बिजली के बिल भी दे दीजिएगा। तो डेट इज कॉल्ड एज, अपना लोन दूसरे को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना लोन दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। डेट इज लाइक लोन बिकता है या लोन ट्रांसफर होता है, समझ लें। वालिद साहब की डेथ हो गई, वो लोन जो बेटे ने पे करना था बैंक को, सॉरी वालिद ने पे करना था बैंक को, अब वो बेटा पे करेगा, तो लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ वालिद विल बी शिफ्टेड इन द बुक्स ऑफ सन, उस सन की बुक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी तरह लोन ट्रांसफर होते हैं, बोले बोले, लोन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। एक दुकानदार है, दुकान बंद करके जा रहा है, तो दूसरे दुकानदार को कह देते हैं मेरे क्रेडिटर से पैसे तुम ले लेना, और कोई मुकमुका करके चला जाता है, तो डेट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ लोन। तो लोन ट्रांसफर होता है। जब लोन ट्रांसफर होता है तो फिर लोन की फेयर वैल्यू भी होती है। जब लोन ट्रांसफर होता है तो लोन की क्या होती है? फेयर वैल्यू भी होती है। अच्छा, एक बंदा अकाउंट बना रहा होगा लोन का या फाइनेंशियल लायबिलिटी का, एक बंदे ने लोन लिया 100 रुपए, दूसरा बंदा कहता है कि मैंने इसे लोन दिया है। लोन देने को हम क्या कहते थे? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो लोन लेने वाला क्या एंट्री करा होगा? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, और लोन देने वाला इन्वेस्टमेंट इन लोन डेबिट या लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। आपको याद है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स को हमने एक दिन क्लास में कहा था इनकी फेयर वैल्यू कम हो गई है। मिसाल दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब है मैंने आपको एक क्लास में इस पे क्या रिकॉर्ड करवाया था? लॉस। सिमिलरली आप दूसरे बंदे की बात करें तो मेरे डिवेंचर 100 रुपए से 80 रुपए के हो गए, तो बता दें मेरी इन्वेस्टमेंट 100 से 80 की हो गई, तो मुझे कितना गम हुआ? 20 का। अगले बंदे के जो किताबें हैं इसमें लोन की फेयर वैल्यू बोलें क्या हो गई? 80। दे दो ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं मेरा रिसीवेबल कम हो गया, जल्दी बोलें, मेरा। अगला बंदा क्या कह रहा है? मेरा पेएबल कम हो गया। अब जब अगले बंदे का पेएबल कम हुआ तो उसने लोन लिया कितना था? 100 रुपए, बाजार में फेयर वैल्यू 80 रुपए। नुकसान या खुशी? लायबिलिटी कम हुई और जिसने लोन दिया था उसका एसेट कम हुआ। इट इज खुशी। भाई पॉज। ये ऐसी खुशी है जिसमें बदनामी छुपी हुई है। मैंने लोन लिया कितना था? 100। अब इस साइड को तो छोड़े ना, ये तो हम इंशाल्लाह पढ़ ली हुई है, रिवाइज भी करेंगे। लोन लिया कितना था? 100 का। लोन वापस कितना करना है? लोन वापस कितना करने? इट इज कॉल्ड एज खुशी, इट इज कॉल्ड एज गेन। ये गेन है, इसलिए एंट्री क्या बन रही है? लोन डेबिट P&L क्रेडिट। ये खुशी है, लेकिन इस खुशी में पता है बदनामी क्यों छुपी हुई है? इस खुशी में इसलिए बदनामी छुपी हुई है कि लोगों का हमारे पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ है वो ये फिक्रा बोलने पे मजबूर हो गए हैं, यार 80 रुपए भी मिल जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 80 रुपए भी मिल जाए ना उधार वापस तो बड़ी बात है। इस वजह से हम मार्केट में क्या हो रहे होंगे? जल्दी बोलें, बदनाम हो रहे होंगे मार्केट के अंदर। लोगों से मैंने लोन लिया कितना? 100। अब मुझे सिंपल बता दें, मैं आपसे उधार लेता हूं 100 रुपए का, और बाद में आपको मेरी कंडीशन देख के लगता है कि भाईजान इधर से 80 भी निकला है, बड़ी बात है,
80 भी निकल आए बड़ी बात है, 80 भी वापस कर दें बड़ी बात है। मुझे तो एक अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही होगी कि अब वो शुक्र है 80 पे आ गया, तो 100 की बजाय मैंने कितने पे करने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एक बात करें तो मेरी एक रेपुटेशन भी इफेक्ट हो रही है। क्यों? मैंने उधार कितना लिया था 100, और लोग मेरे बारे में ये बोलने लग गए हैं कि ये उधार पूरा वापस कर नहीं सकता, थोड़ा सा भी वापस कर दे तो बड़ी बात है। बहरहाल मेरे ख्याल से इसको बदनामी का नाम ना दें, क्योंकि बदनामी की बेस पे हमने कोई एंट्रीज नहीं करनी। आप प्योर अकाउंटिंग लॉजिक्स पे रहें और मुझे सिंपल से बता दें मैंने उधार कितना लिया 100, लोग क्या कहने लग गए हैं मार्केट में 80 भी वापस कर दे तो बड़ी बात है। मुझे बता दें ऐसी सूरत के अंदर क्या मुझे बीइंग अ बिजनेसमैन एक खुशी मिल रही है? मेरी लाइबिलिटीज कितने से कम हो रही हैं? 20 से। तो एक ऐसी जरा कॉन्सेप्ट लिखें, FVTPL इन केस ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इन केस ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो लोन की ये मार्केट वैल्यू है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इस बैलेंसिंग का कोई नाम बता दे क्या है? एक्सेलेंट, गेन। इस मैंने किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद ही अपने आप को कहा। तो इस बैलेंसिंग का कोई नाम बता दे क्या है? गेन। लोन डेबिट P&L क्रेडिट। ये जी आखिरी कॉन्सेप्ट था हमारा FVTPL। इसकी अब एंट्रीज करते हैं। जी जी नहीं नहीं नहीं, उसको तो सिंपल सी चीज है ना, आपने चीज खरीदी हुई है, वो कम होगी या ज्यादा होगी, इस तरह उससे सोचने की जरूरत क्या है? बस यहां थोड़े से बच्चे सोचते थे कि यार इस तरह, तो इसलिए मैंने बता दिया। एंट्रीज यार बताना शुरू करें, जल्दी जल्दी हिम्मत। लोन कितना लिया? 100 रुपए का। अच्छा, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां माइनस नहीं होगी, FVTPL मॉडल है। FVTPL जितने मॉडल हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में जाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री डेटा नहीं है अवेलेबल, कोई मसला नहीं। एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगली एंट्री जरा बताएं मुझे कोई, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। लोन डेबिट खुशी क्रेडिट। कितने से लोन कम हो गया? 20 से। ये किसने बोली एंट्री? एक और अभी आपने बोली, वेल डन। एक चौथी एंट्री मेरे बोलने से पहले, बताने से पहले बोल दी। अच्छा जी, आप बता दें लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा या रिसीव करूंगा? लोन लेने वाला हूं मैं, इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट की एंट्री खर्चे वाली करूं खुशी वाली करूं? खर्चे वाली। लेकिन हर FVTPL मॉडल में लोन पर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू। अब बता दें जी आखिरी एंट्री, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया यार, सॉरी, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया। एंट्री बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फॉर्मेट फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। चलें जी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो सकता है अभी फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर हो 100 रुपया फेस वैल्यू पे, वो पूरा देंगे आप। ये मॉडल कब फॉलो करने देखते हैं। हमारी IFRS 9 की आखिरी जनरल एंट्री हो गई। अब IFRS 9 में और कोई एंट्रीज नहीं है। बताएं जी लोन लेने की एंट्री, हिम्मत हौसला याद कर लें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अगर लोन की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो लोन कम पे करने से खुशी होगी, और लोन पर इंटरेस्ट पे करना होता है, आपको पता है बैंक्स वगैरह को, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप मुझे बताएं ये सारी बातें किस पेज नंबर के ऊपर लिखी होंगी। एक पेज था कल अमोर्टाइज कॉस्ट टाइप, ये सारी बातें किस पेज नंबर के ऊपर लिखी होंगी? 620। एक पेज होता है ना हमारा जहां डब्बा सा बना होता है और लिखा होता है कब क्या एंट्रीज करनी है, पेज 620। हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, हर सवाल आधा करने की कोशिश करनी है टर्म टेस्ट में, इंशाल्लाह आधा हो जाएगा। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, मैं उधर साथ नहीं होऊंगा, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। कितने लोगों ने दे दिया टर्म टेस्ट? 1 और 2 लोग, ठीक है। मुंह बंद करके कोई कमेंट दिए बगैर आप लोगों ने चले जाना कॉलेज से। बस ये बता दो मार्क्स कितने लगाए हैं आपने 69 में से? 1 मिनट, कोई अंदाजा लगाया हो? 70 में से यानी कितने मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके भाई 35 से ऊपर लगाए हैं? नहीं लगाए 35 से ऊपर, ओके।
चलें जी, पेज नंबर बताएं मशहूर जमाना 2620, आखिरी मॉडल हमारा FVTPL। आपने ये जो पहली एंट्री करनी है ना, इशू प्राइस पे करनी है, लिख लें ये लोन रेज का लफ्ज छोड़ें, इशू प्राइस। 3 प्राइसेस होती हैं, कोई बता दे, एक फेस वैल्यू, एक इशू प्राइस और एक रिडेम्पशन। तो ये एंट्री किस पे करनी है बोलें? इशू प्राइस पे। लोन लिया 100 रुपया, पेज 620, बड़ा 15 घंटे से यही बोल रहे हैं मैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालने? एक्सपेंस, क्योंकि FVTPL मॉडल है, माइनस नहीं करना। कल क्या किया था? इशू प्राइस माइनस इंटरेस्ट कूपन रेट पर किस पे? फेस वैल्यू। द लोन लाइबिलिटी विल बी रीवैल्यू टू विद गेन और लॉस शोन इन P&L। द लोन लाइबिलिटी विल बी कैरिड एट फेयर वैल्यू विद गेन लॉस शोन इन P&L। ये बात पढ़नी, हाउएवर नहीं पढ़नी। अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन विल रादर वी विल प्रिपेयर अ T अकाउंट ऑफ लोन। हम एक लोन का क्या बनाएंगे? T अकाउंट बनाएंगे। नहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि यह ऐसा FVTPL मॉडल है जिसमें OCI घुस रहा है। यह मॉडल तो बड़ा आसान सा था, बात यहां खत्म हो जाती, लेकिन एक मजे का कॉन्सेप्ट है छोटा सा। इस FVTPL मॉडल में कौन घुस रहा है? OCI। स्टैंडर्ड कहता है अगर लोन के कमी और बढ़ने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मसला है इंटरनल, तो गेन लॉस OCI में लेके जाना है, P&L में। नाम मॉडल का P&L, नाम नहीं बदलेगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंटरनल मसला है, मशीन जल गई, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोगों का आप पर एतमाद खत्म हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मसलों की वजह से, तो वो गेन लॉस आपने स्टैंडर्ड कहते हैं OCI में लेके जाना है। बस कहते हैं तो कहते हैं, क्यों को छोड़ें। और अगर आपके लोन के ऊपर एतमाद कोई मुल्की रीजंस हुई कि मुल्क के अंदर कोई ऐसे फैक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से सारे दुकानदारों का बिजनेस ठप हो गया, दुकानें बंद पड़ी हैं 6 महीने से, दुकानदार कुछ बेच नहीं पा रहे, बैंक बेचारे परेशान है कि ये दुकानदार हमारे लोन वापस कैसे करेंगे, लेकिन दुकानदार बिजनेसमैन के अंदर कोई मसला नहीं है, प्लांट मशीनरी एम्प्लॉय सब मौजूद हैं। तो लोन के बढ़ने या कम होने के 2 वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स, अगर वो वाला गेन लॉस होगा तो वो OCI में, और दूसरा फैक्टर P&L के अंदर, दैट इज ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स। अब हुआ क्या करेगा? स्टेप 1 आप पता है क्या किया करेंगे? BD और CD का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये आया करेगा टोटल गेन, ये आया करेगा टोटल गेन। उसमें से वो रेड शर्ट, उसमें से वो आपके वाला अलग बताया करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये मसला हुआ है, बैलेंसिंग मार्केट वाला निकल आया करेगा। या दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर किताबों में यही होता है कि आपका मसला बताता है, बैलेंसिंग किस वजह से निकल आता है? मार्केट की वजह से। मिसाल के तौर पे मैं यहां ये कह दूं कि 2 रुपए की खुशी इस वजह से है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कोई फैक्टर्स हैं, तो उस 2 रुपए को OCI में डाल देंगे और बाकी 18 को P&L में डाल देंगे। ट्राई करते हैं सवाल, इस तरह जबानी समझ नहीं आती। तो इसका एक ही सवाल हमने करना है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आप यहीं पर लिख लें उसको। आपकी वजह से कहां लेके जाने? OCI में, और अगर मार्केट फैक्टर्स हैं P&L में। पहले यहां क्वेश्चन का नंबर लिखें, फिर क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पेज 648। क्वेश्चन नंबर 25, पेज 648 लिख लें यहां सवाल का नंबर। जी क्वेश्चन नंबर कौन सा? पेज नंबर 648। डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड ऑन यकम जनवरी 2018। अब लिख लें इशू प्राइस और फेस वैल्यू 1 लाख है, अलग से कुछ नहीं बताया हुआ।
इशू प्राइस भी 1 लाख है, फेस वैल्यू भी 1 लाख है, क्योंकि अलग से कुछ नहीं बताया हुआ। कितना लोन लिया जल्दी बताएं? 1 लाख रुपए। इशूड से पता चलता है या परचेज से पता चलता है? इशूड से, कि लोन लिया है, और ऊपर लिखा हुआ है फाइनेंशियल लायबिलिटी। फेस वैल्यू अलग से नहीं दी हुई। इशू प्राइस 1 लाख। डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड ऑन जकम जनवरी। दिस लाइबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड देयरफॉर मैयर्ड एट, लाइबिलिटी को एफटीपीएल पे रखना है। फेयर वैल्यूज एट ईयर एंड आर एज फॉलोज। पहले साल के एंड पर फेयर वैल्यू 25,000। पहले साल के एंड पे फेयर वैल्यू बता दें जी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट वाली एंट्री कितने रुपए से करनी है? 1 लाख से। लोन की फेयर वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू? रिडेम्पशन तो पता नहीं कब होनी है, सवाल ने बताया नहीं। फेयर वैल्यू आपको पता है, अब आप बड़े हो गए में 4 चीजें सवाल में दी होती हैं, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू और मार्केट वैल्यू। लोन की फेयर वैल्यू कितनी है? 25,000। आप मुझे बताएं, आप उधार लें लाख और वापस करना हो 25, व्हाट इज ओवरऑल खुशी? एक्सेलेंट 75। उसको तोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे तोड़ना है। फिलहाल मुझे खुशी ओवरऑल बता दें। चलें जी, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी काउंट। टी काउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी। एंट्री बताएं जी। यकम जनवरी 18। बोलें जी कितने से? चलें पूरा लिख लें, 1 लाख। चलें ठीक है, 100 लिख लें, मादरत 100 ही लिख लें। कोई ब्रैकेट में चीज लिखवाएं। एक्सेलेंट। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं करनी। यहां कौन सी प्राइस लिखनी है? इशू प्राइस का मतलब है लोन लिया कितना, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। आप बता दें बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू क्या होगी? 25,000। एज ऑन कहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एट एंड ऑफ ईयर। तो एज ऑन फेयर वैल्यू कैरी डाउन 25। आप जरा मुझे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बता दें कि ओवरऑल मेरी लाइबिलिटीज किस तरफ जा रही हैं? कमी की तरफ जा रही हैं, ज्यादती की तरफ? 100 वाले को अगर मैंने 25 वापस करना है तो मुझे कितनी खुशी है? 75 की मुझे खुशी हो रही है। वहीं पे रखो, नोट करें। कर लिया नोट? उधर हाथ खड़ा करके जरा बता दें। ओके, शुक्रिया। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा कर दें या नोट कर लें। ओके, अब जी हम पर्दा हटाने लगे हैं और देखने लगे हैं 75 की खुशी को कैसे तकसीम करना है। उधार लिया कितना? लाख। साल के एंड पे लोगों का हम पर एतमाद गिर गया और हमारे हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोग कहने लगे हैं भाईजान इसके कपड़े बेच के 30,000 भी रिकवर हो गया तो बड़ी बात है। तो ये यहां तक बात पहुंच गई है, गल बद गई है। टोटल खुशी किसी को जुबानी याद हो? मादरत टोटल खुशी किसी को याद हो? 75,000। गेन ऑफ 20,000 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इज ड्यू टू आवर क्रेडिट रेटिंग। हमारा रिस्क, हमारा क्रेडिट रिस्क क्या होता है? हमारे डेटर ने पैसे लेके भागने हैं या हमने किसी के 75 लेके भागना है? ऑन क्रेडिट रेटिंग एक क्लास आया बड़ा मजे का, ऑन क्रेडिट। हमने किसी के पैसे लेके भागना है या आमतौर पे डेटर होता था ना, डेटर में हम लिखते थे क्रेडिट रिस्क, डेटर पैसे लेके भागेगा। आज कोई डेटर पैसे लेके भागेगा या हम भागेंगे? हमने लिए कितने थे? 100, वापस कितने करने हैं? 25, लेके कितने भागेंगे? हमारी क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हो रही है। सर आप कह रहे हैं एक तरफ 70 की 75 की खुशी है, एक तरफ डिटीरियोरेट। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या मतलब, मैं खुशी बुक करूं या डिटीरियोरेट के लफ्ज पे जाऊं? जल्दी मुझे एक्सप्लेन करें, जल्दी मुझे एक्सप्लेन करें भाईजान। पहले तो अकल लगा के अकाउंटिंग लॉजिक्स डिस्कस कर लेते हैं। कितना लोन लिया? 100। कितना वापस करने? 25। हाउ मच वी आर फीलिंग खुश? 75 का लोन मेरा कम हो गया, लेकिन बदनामी भी तो हो रही है ना, मेरी डिटीरियोरेशन हो रही है मार्केट के अंदर। लोग कह रहे हैं कि भाई ये पैसे नहीं देगा। तो डिटीरियोरेशन का लफ्ज इसने किस लिए यूज किया है? बदनामी के लिए। और इस लाख और 25,000 का डिफरेंस क्या है? खुशी कितनी?
तो प्लीज बदनामी और खुशी को मिक्स ना कीजिएगा। जिंदगी में ऐसी भी खुशियां होती हैं जो बदनाम होने की वजह से होती हैं। लोगों के सामने क्या बदनामी हो रही है कि उधार लेता है वापस नहीं कर सकता। लोगों के सामने ये बदनामी हो रही है, अंदर ही अंदर खुश क्यों हो रहा हूं मैं, यार जबरदस्त लोग माफ किए जा रहे हैं और बदनाम हो जाऊं एक दफा, फुल्ली बदनाम होके कुछ वापस नहीं करूंगा। और खुशी क्या, लोन मार लिया लोगों ने। ओके, ये क्या मतलब है, ओवर क्रेडिट रिस्क ऑन हमारा क्रेडिट रिस्क, यानी लोग ये कह रहे हैं कि अब हम पैसे नहीं दे सकेंगे। वो डेटर वाला क्रेडिट रिस्क क्या होता था, हम कहते थे कि डेटर हमारा पैसे नहीं लेके जाएगा, आज लोग हमारे बारे में कह रहे हैं। बता दें जी, टोटल खुशी, कोई बंदा बताए टोटल खुशी, उसमें से 20 की मुझे आज पक्का ठक्का खुशी वाली और गम वाली साइड बता दें, खुशी वाली और गम वाली, ताकि मैं खुशी सही साइड पर रिकॉर्ड करूं। एक बार याद रखिएगा, खर्चा डेबिट लोन क्रेडिट, खुशी वाली साइड, लोन डेबिट खुशी क्रेडिट, ये खुशी वाली साइड। तो गेन की जरा साइड पता होनी चाहिए पोस्ट करने से पहले। गेन यहां पोस्ट होगा, लेकिन ये गेन कहां लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई बोलें 20 का। टोटल कितना था 75 का। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कहां ले जाएं, P&L में। ये वाला कौन सा है, ओन, हमारा जो मसला था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मसला था। बाकी पता नहीं अब किस वजह से मार्केट ही पूरी बैठ गई है, क्या हुआ। चलें नोट करें, क्या ऑन क्रेडिट रिस्क का ये मतलब लिखो, लोग कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, बस ये उर्दू में मतलब लिख लो। ऑन क्रेडिट रिस्क का मतलब लिख लें, लोग कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे बारे में लोगों को रिस्क बढ़ रहा है। ऑन क्रेडिट रिस्क, लोग कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, ये बदनामी है। लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं, यार लोन वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यार आइंदा भी देगा भी नहीं, चल अभी तो वापस नहीं करना पड़ेगा। इसी अपने से बातें किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व, गेन क्रेडिट। गेन तो क्रेडिट टाइप चीज होती है ना, तो गेन इस साइड पे आने। ओके, ये वाली साइड किसके लिए खास है, गेन्स के लिए। टोटल खुशी, इधर टोटल खुशी 20 की थी, तोड़ा नहीं था हमने, सवाल ने कुछ बताया नहीं हुआ था। इधर टोटल खुशी 75, उसमें से हमारी वजह से खुशी 20, बाकी वो डन। अब जरा अगला साल शुरू करने से पहले मुझे कोई साइंस बता दें जो मैं मानूं। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन को क्या बना लें, ब्रॉड डाउन। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल बता दें लोन का कैरी डाउन। अच्छा, दूसरी तरफ एक बंदा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का अकाउंट बना रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा, लाख वाली चीज मेरी 25 पे चलेगी और फिर 25 वाली चीज मेरी 58 पे चलेगी। वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर टाइप अकाउंट बना के खुशियां रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब 25 और 58, लेकिन अब इधर जरा सोचें क्या कहानी बनी, जरा और से सोचें। साल के शुरू में कितना लोन देना था, 25, अब कितना देना है। अगर मैंने 25 का लोन वापस करना था, लेकिन अब मुझे 58 बिलियन का लोन वापस 58,000 का लोन वापस करना है, तो ओवरऑल मुझे बता दें क्या हो रही है, गम हो रहा है। कैरी डाउन को निकाले माइकल लाल, अच्छा बच्चा। फेयर वैल्यू चप्पे 58, हाँ बिल्कुल 58। अच्छा, अब मुझे बता दें जी, लोन था कितना 25, लोन लेकिन वापस कितना करना है 58, और ऑटोमेटिकली फिगर गम की साइड पे आ रही है, गम की साइड पे आ रही है। लॉस डेबिट और लोन क्रेडिट, ये वाली साइड, ये गम बोले, वैसी तरह बोले। 33 का क्या है, गम। इसका जरा मैं इधर लिख रहा हूं, जरा फिर एक आगे मजे की चीज है। लॉस ऑफ 42 तेरे में 42 चपेड़ तेरे में, ओवरऑल लॉस कितना है, कहते हैं उसमें से 42, उसमें से 42। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक नेट टाइप चीज चले, तो 42 शायद इधर हो, आप फिर कुछ और हमें इधर लिखना पड़े। तो जरूरी नहीं कि मार्केट और हम एक ही तरह से बिहेव करें, मार्केट और हम डिफरेंट तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बनी, मैं सोच के क्या गया था, उधार कितना 25, कितना वापस करना 58, मुझे गम कितना 33। आगे मजे की बात और आ गई, गम ऑफ 42 बोले,
गम ऑफ 42 इन फेयर वैल्यू इज ड्यू टू ओवर क्रेडिट रेटिंग, इंप्रूवमेंट इन ओवर क्रेडिट रेटिंग। लोगों का एतमाद हम पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बार याद रखिएगा, एतमाद बढ़ रहा है लोगों का, हमें पैसे भी तो अब अल्लाह का शुक्र है जो लिए थे वो वापस करने पड़ेंगे, उसका गम भी तो दिल में होगा ना। लोग तो हमारी तारीफ कर रहे होंगे, बदनामी में से बद हटा देंगे लोग, यार बड़ा नाम है इसका, देख यार इसके ऊपर जब बदनामी हुई इसने तो इसने दिन रात मेहनत की, एक दिन रात मेहनत करेंगे, सुबह शाम एक करेंगे करके, हमने कहा अल्लाह का शुक्र है 58 वापस करेंगे। तो लोग हमारे बारे में अच्छा गुमान कर रहे हैं, हमारी रेटिंग बढ़ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर गम हो रहा है कि मैंने पहले 25 देने थे अब 58 देने हैं। लेकिन कोई नहीं, गम बर्दाश्त कर लें, आइंदा फिर कभी लोग लोन दे देंगे, तो लोगों का एतमाद भी तो आप पे बढ़े। अब सवाल में लिखा क्या हुआ है, लॉस ऑफ 42 इज ड्यू टू ओवर मसाइल। ये लॉस हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से, मसाइल नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट हो रही है। लॉस ऑफ 42 इज ड्यू टू ओवर। अब मैंने आपको क्या कहा था, इसको बैलेंसिंग नहीं निकालना आपने, आप अब लॉस डालने जो सवाल कह रहे हैं, लॉस की साइड बताएं। यार गम क्यों है पहले ये बता दें, ज्यादा लोन वापस कर रहे हैं ना, तो लॉस डालें जरा हमारे मसले की वजह से। बैलेंसिंग नहीं, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन कितना 42। अब 33 तो रहा ही नहीं, इसका मतलब है हमने और तरीके से बिहेव किया है, मार्केट ने ओवरऑल शायद गम ही हो, लेकिन बैलेंसिंग मुझे लग रहा है अब इधर आ रही है सवाल में जी। पी एंड एल कितना, ये मार्केट फैक्टर की वजह से, ये ऊन हमारी वजह से। तो लिखिए मार्केट वाला बैलेंसिंग निकाला करेंगे। चलिए जल्दी बैठ जाए, हाइब्रिड में आना जाना वैसे ना ही किया करें। आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। एंट्री तो अभी मैं कराता हूं, सारी एंट्रीज करवाते हैं। साइड याद रख लें, साइड ये वाली साइड फर्म के लिए और ये वाली साइड खुशी की। होमवर्क में मस्ट सवाल करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 25 से 25 है अगला वाला। सब कुछ छोड़ें, पहले इधर देखें, फाइनेंशियल लायबिलिटी। कुछ सोचें, फिर मैं आगे एक लाइन लिखने लगा हूं। कुछ सोचें, लोन कितना लिया था 300 का, और लोन वापस कितना करना है, कितने की खुशी 80 की। चलें कोशिश करें अब इसको पूरा करने की। क्वेश्चन पूरा हो गया, सॉल्यूशन आप करें। मैं सॉल्यूशन नोट करूंगा रेड मार्कर से। उस क्लास में जिसने कर लिया टी अकाउंट हाथ खड़ा कर दें जरा, बना लिया तो गुड बाय, गुड गुड गुड। जी वेल डन। सेकंड रो ने हाथ खड़ा कर दिया, और भाई किसी ने सेकंड रो, कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रो वाले भी हाथ खड़ा करें। अच्छा भाई इस लाइन को छोड़ें, लोन था कितना, वापस कितना करना है, खुशी जरा सोच के बताएं कितनी खुशी हो रही है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने 80 रुपए वापस नहीं करने, मैं बहुत हैप्पी हूं। इस हैप्पीनेस में से 93 तो हमारी वजह से है। अब जब मैंने हैप्पीनेस वाली साइड पर ये 93 लिखा तो ये तो अजीब सी कहानी बन गई। अब अनलकीली वो जो फिगर है 13, मैं हाईलाइट कर देता हूं सॉल्यूशन को, बाकी ब्लैक वाला क्वेश्चन था। तीनों क्लासों के एंड पे ना ये IAS 41 और IAS 21 की फोटोकॉपी रख दो।
बस रख दें एंड पे, कोई मसला नहीं। चलें जी, अब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज आपने मुझे वो वाली भी करवानी है जो सवाल के डेटे के अंदर अवेलेबल नहीं है। डस्टर अब होमवर्क आपने करके आने क्वेश्चन 25A, फिर कोई मसला आता है तो इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये लो भाई, साल बता दें 2018 और 2019। लोन लेने की एंट्री बताएं। कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। बार बार मैं लिख रहा हूं। इशू प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ पहले साल ही होती है और बेचने के साल होती है, बेचने का साल हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, अब अगली एंट्री करवा दें जरा मुझे, जल्दी 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 बोलें, हिम्मत हौसला। फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट एंड P&L क्रेडिट। आपको पता है कि मुझे 75 रुपए की खुशी आई है। मेरा मशवरा सुन लें एंट्री पोस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लफ्ज को बैलेंसिंग निकालिएगा। अभी मैं लिखूंगा ताकि आपको याद रह जाए। पहले आप ऐसे कीजिएगा, खुशी गम को रिकॉर्ड कर लीजिएगा जनरल एंट्री में, फिर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी खुद ही बैलेंसिंग सही निकल आएगी। पहले जरा खुशी गम को रिकॉर्ड करा दें। गम है, खुशी है, खुशी बस रिकॉर्ड करें, खुशी रिकॉर्ड करें। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई और P&L बताएं जी। 20 और 55। बाकी मेरा मशवरा है, इंशाल्लाह गलती फिर नहीं होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्या निकाल लीजिएगा, बैलेंसिंग। जी बताएं। 75। कितना गम हुआ था, सॉरी कितनी खुशी आई थी, उसको दोनों में मैंने ब्रेक कर दिया। डेट, यहां तक नोट करें, फिर वो आखिरी एंट्री में करवाता हूं, अगले साल की करवाता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। मुझे दी नहीं हुई फेस वैल्यू भी, फेस वैल्यू तो चलो लाख थी, इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया हुआ। इफेक्टिव रेट यूज करना है, कूपन रेट। चलें जी जल्दी करें। रेड मार्कर से कुछ बता दें। गुड, वेल डन। सोचें 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 सोचें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेड मार्कर से। एज ऑन क्रेडिट बैलेंस, एज ऑन क्रेडिट, एज ऑन क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व 75, भाईजान को चपेट लगाएं 20 फॉर द ईयर, एज ऑन बी 20। अगले साल लोन लिया या कैरिड ऑन ब्रॉड डाउन बना, अगले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर नहीं की। अब यार कुछ लोग ये दो एंट्रीज करते हैं, चलेंगी पेपर में, इस तरह करना है, इस तरह कर लें, भाई भाई को उठाओ, दो एंट्रीज भी कर सकते हैं। ये वाला अकाउंट क्रेडिट और ये वाला अकाउंट डेबिट, और ये वाला अकाउंट डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट, दो एंट्रीज भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, खुशी और गम रिकॉर्ड कर लें, फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंसिंग। वैसे आपको पता है फाइनेंशियल लायबिलिटी में कितने रुपए का फर्क पड़ा है, 33 रुपए का फर्क पड़ा है, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा है कि पहले खुशी और गम रिकॉर्ड कर लें। ये वाली साइड अभी तक इसी चक्कर में पड़े हैं, ये वाली साइड गम के लिए, और डिस्पोजल के टी अकाउंट में भी यही वाली साइड होती है, किसके लिए, गम के लिए, और ये वाली साइड खुशी के लिए। डन। अब आप रिकॉर्ड करें। फेयर वैल्यू जी गम, P&L खुशी जी,
फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बैलेंसिंग निकालें। थर्ड, डन। अब एज ऑन बैलेंस बता दें। फेयर वैल्यू रिजर्व, ब्रॉड डाउन क्रेडिट, बताए ना, आज शायद ये आखिरी दफा हो रहा हो। और फॉर द ईयर डेबिट 42, क्रेडिट कहां से आ गया यार, कैरी डाउन 22। ये तो सिर्फ बैलेंस शीट के लिए मैंने किया। समझ आ गई भाई एंट्री आपको? बोलो ये क्या है, ये क्या है, गम, और ये क्या है, बैलेंसिंग कौन सा अकाउंट बना लें? गम 42 फॉर द ईयर, खुशी 9 फॉर द ईयर, फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंस। लेकिन अब अगर खुदा ना खासा बैलेंस शीट पेपर में मांग ले, अगर ना मांगे तो फिर कोई मसला नहीं, अगर मांग ले, आज तक मांगी नहीं कभी, अगर बैलेंस शीट पेपर में मांग ले तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट 20 फॉर द ईयर नुकसान, और आखिरी एंट्री कर दें 31/12/19 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश। फेस वैल्यू पर कौन सा रेट लगाने? कूपन रेट। इस फॉर्मेट में कोई एतराज आपको? P&L में क्या जाएगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ पहले साल आएगी, और फेयर वैल्यू एंट्री से ना देखें, एंट्री से ना देखें। नहीं नहीं नहीं, मुझे गम या खुशी बताएं। खुशी कितनी? 55। पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, गेन और लॉस होता तो नेगेटिव। टी अकाउंट के अंदर है, टी अकाउंट के अंदर है ओसीआई एक्सेलेंट, खुशी, ओसीआई गम, खुशी, यही फिगर्स पहले इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में पड़ी होती थी, आज लोन अकाउंट में पड़ी हुई है। अच्छा जी, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में वो तो आराम से उठा लें बस, 25 और 58। इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन 20 पॉजिटिव, एज ऑन 22 नेगेटिव। जी विंग्स ऊपर करनी है। लिखें एंट्री करते हुए, गेन लॉस की फिगर पहले लिखेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लेंगे। एंट्री करते हुए गेन लॉस की फिगर पहले लिखेंगे और फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लेंगे। गेन लॉस की फिगर पहले लिखेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लेंगे। फिर किसी तरह जिंदगी भर के लिए आप ये बात याद रख सकते हैं कि IAS 21 में भी लोन का अकाउंट था,
IAS 12 में भी डिस्पोजल का अकाउंट था, IAS 21 तो ताज़ा रिवाइज करके आ रहे होंगे लोग, और इस स्टैंडर्ड में भी लोन का अकाउंट है, जो मर्जी अकाउंट है। और मजे की बात बता दूं, अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है तो भी याद रखें उधर वाला भी लोन, उधर वाला भी अकाउंट है, तो हमेशा सारे अकाउंटेड में, सारे अकाउंट्स में लॉसेज नजर आते हैं। आप शेयर्स का अकाउंट देख लें, 4 रुपए के शेयर या 3 के रह गए, तो इस बात को किसी तरह अपने पल्ले बांध लें। ये वाली साइड लॉसेस के लिए हर अकाउंट की, और ये वाली साइड गेन्स के लिए, चाहे एसेट अकाउंट है चाहे लायबिलिटी। कैश चोरी होता था कैश अकाउंट में, कहां आता था? कैश चोरी होता था कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे आता था, कैश कम हो जाता था चोरी होकर, लॉस आता। दूसरा पार्ट शुरू कर दो।